तो लास्ट क्लास में हम लोग नक्कल ज्वाइंट के बारे में पढ़ रहे थे कि जहां नक्कल ज्वाइंट क्या है कि दो कोएक्सियल रॉड जो कि अंडर टेंशन में होती है उसको बाय ज्वाइंट करने के लिए हम नक्कल ज्वाइंट का यूज करते हैं, जिसमें बेसिक जो है वो चार पार्ट्स होता है। कौन कौन? तो एक होता है ये फॉर्क, है ना। दूसरा जो है आई, पिन, और एक रॉड, मतलब जो दो रॉड को ज्वाइंट करते हैं वो एक रॉड हो गया। तो ये बेसिक चार पार्ट्स हैं जिसका हम लोग डिजाइन कर रहे थे। तो जिसमें हम डिजाइन ऑफ रॉड और डिजाइन ऑफ आई, ये दोनों का ही डिजाइन हम लोग पढ़ लिए थे। तो जहाँ देखे थे कि जो रॉड है वो रॉड तो सिंपल एक इस पर टेंसाइल लोड लग रहा है, तो ये अंडर टेंशन में है, तो इसकी जो फेल्योर मोड है वो टेंसाइल फेल्योर है। ठीक है। वहीं पर आई है, तो आई में दो मोड ऑफ फेल्योर हम लोग देखे थे। एक ये भी कि अंडर टेंशन में भी आई फेल करता है और अंडर शियर में भी फेल करता है। तो आई का हम लोग दो फेल्योर मोड, टेंसाइल फेल्योर और उसका शियर फेल्योर हम लोग देखे थे। क्रशिंग फेल्योर के बारे में बताए थे कि क्रशिंग फेल्योर जो है इसमें हम लोग जो पिन इंसर्ट करते हैं इस आई में, तो ये पिन और इस आई का जो ये सरफेस है, इस दोनों के बीच में कॉम्प्रेसिव फोर्स एक्शन होता है, मतलब कंप्रेशन का एक्शन होता है। तो जिसमें पिन जो है आई के ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाता है, तो आई भी इस पिन के ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्स लगाती है। तो जैसा हम बताएं कि इन चारों पार्ट्स में से जनरली जो डिजाइनर होता है वो पिन को एक वीक पार्ट के रूप में कंसीडर करता है इसकी तुलना में, है ना। ये ऐसा नहीं है कि ये वीक हो, कि इतना वीक हो कि ये लोड भी कैरी ना कर पाए, वो नहीं। मतलब हो गया कि जब कभी भी अगर ओवरलोड लगेगी तो ये आई और फॉर्क हमारा बच जाना चाहिए। पिन जो है वो टूट भी गया तो ये एक मतलब एक सस्ता पार्ट होता है, और जिस कारण से इसको चेंज करना भी आसान है और कम खर्च में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए इस पर इसको इस दोनों के तुलना में वीक होता है। तो क्रशिंग का मोस्टली हम लोग इसमें पिन पिन पे ही क्रशिंग कर लेंगे, और वही क्रशिंग हम चाहेंगे तो आई पर भी लगा देंगे, तो दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम ही हो जाएगा। ठीक है। तो ये दो डिजाइनेशन कल हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट का जो है, जो कि है डिजाइन ऑफ फॉर्क। ठीक है। इसमें हम लोग फॉर्क का डिजाइन करते हैं। फॉर्क का डिजाइन बिल्कुल आसान है, क्योंकि फॉर्क जो, जैसा कि हम लोग फॉर्क का जो शेप देख रहे हैं कि फॉर्क में क्या है, फॉर्क, ये फॉर्क है। अब फॉर्क के पास ये डबल आई है। तो जैसा हम लोग आई का डिजाइन, एक आई का डिजाइन किए हैं, वही डिजाइन यहाँ भी वो रहेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पर डबल आई है, तो हर जगह एरिया जो है सो क्या हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा। क्योंकि ये फॉर्क भी, अब यहाँ पर फॉर्क भी दो मोड से फेल करता है, एक टेंसाइल फेल्योर होगा और एक शियर फेल्योर होगा। तो अगर टेंसाइल फेल्योर होगा, तो अगर मानते हैं कि ये फॉर्क टेंसाइल फेल करता है, तो इसका ये आई भी मतलब ब्रेक करेगा। टेंशन में अगर होगा तो ये टेंसाइल फेल्योर के कारण ये आई भी यहाँ से टूटेगा, और ये आई भी क्या होगा, यहाँ से टूट के अलग होगा। जब जब ये दोनों फॉर्क का ये दोनों आई अगर टूट के अलग होता है, तो फिर ये पूरा फॉर्क जो है वो फेल कर जाएगा। मतलब हो गया कि ये ज्वाइंट जो है वो खुल जाएगा। तो जिस तरह से यहाँ पर आई में हम लोग एक सिंगल एरिया यहाँ लिए थे, क्योंकि यहाँ एक आई था, तो इसके लिए जो टेंसाइल फेल्योर था, तो यहाँ पर एक ही आई का हम टेंसाइल फेल्योर एरिया लिए थे। यहाँ पर डबल आई है, तो दोनों आई का टेंसाइल फेल्योर एरिया हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग बाय फिगर भी देख सकते हैं कि जैसे इसमें जो है यही से हम कहीं देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एक आई जो है, जब यहाँ पर एक आई इस प्रकार से ब्रेक करता है,
तो फॉर्क के पास डबल आई है, तो यहाँ पर जब एक आई ब्रेक किया तो यहाँ पर कितना, यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शन एरिया बना। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो बना तो उसमें इसका जो विड्थ हम लोग माने थे बी, ये विड्थ था आई का बी, और ये जो मतलब इसका होल डायमीटर यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग डी नॉट माने थे, और इसका इंटरनल डायमीटर को हम लोग डी माने थे। तो इसमें लेंथ, ये जो लेंथ है वो लेंथ क्या आया था, डी नॉट माइनस डी हो गया, तो हमको ये लेंथ प्लस ये लेंथ निकल गया, है ना। तो यहाँ पर हो गया। अगर हम सिर्फ ये लेंथ निकालना चाहते हैं, ये वाला ये लेंथ, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये विड्थ बी है, तो ये इसका एरिया हो गया ओनली, और इसको डबल हम लोग करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग वहां पर निकालते थे। सिमिलर केस यहाँ भी हो जाएगा कि यहाँ पर हम जो है इसके विड्थ को हम लोग क्या माने हैं, इसका जो यहाँ पर हम लोग इसको मिटा लेते हैं, इसके आई मतलब फॉर्क का जो आई है, इस फॉर्क के आई के विड्थ को हम लोग माने हैं ए, इसको हम लोग क्या माने हैं, ए माने हैं, ठीक है। और बाकी जो है इसमें भी जो डायमीटर है उस डायमीटर को भी यहाँ पर, ये आउटर डायमीटर इसका क्या है, डी नॉट है, और इसका जो इनर डायमीटर है वो हमारा डी ही है। तो होल जो है वो इस आई का और इस आई का सेम ही है। तो अब ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो सिंपली क्या हो जाएगा, वहां पर हम लोग विड्थ बी यूज कर रहे थे, यहाँ पर विड्थ जो है ए है, बस अंतर इतना ही है, यहाँ पर विड्थ क्या है, ए है। तो ये अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर हम लोग जो है विड्थ बी यूज किया, वहां पर विड्थ ए है, तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग ए मान लें, ये ए विड्थ है, तो फिर वही हो जाएगा ए इंटू इंटू हो जाएगा डी नॉट माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा एक एरिया, ये हो जाएगा, और इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये हो गया। अब इसमें एक आई रहेगा तो ये एरिया निकलेगा टेंसाइल में, और यहाँ पर फॉर्क में डबल आई है तो इसको फिर से वापस 2 से और गुना करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्क में क्या है, डबल आई है। तो इस एक आई में इस प्रकार का क्रॉस सेक्शन 2 गो बन रहा है, तो डबल आई में 4 गो क्रॉस सेक्शन बनेगा। तो एक आई का अगर एरिया इतना आ रहा है तो डबल आई का एरिया हमारा, इसको 2 से और गुना कर देंगे, तो यहाँ पर जो हमको टेंसाइल फेल्योर एरिया जो है, टेंसाइल फेल्योर एरिया, वो हमको क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2a डी नॉट माइनस डी, तो ये हमको टेंसाइल फेल्योर एरिया निकल गया। तो यहाँ से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस का मान निकाल देंगे, वो हो जाएगा P/2a डी नॉट माइनस डी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है फॉर्क का, यहाँ पर फॉर्क का जो टेंसाइल फेल्योर है, ठीक है, यहाँ से, हाँ, यहाँ पर टेंसाइल फेल्योर एरिया 2a इंटू डी नॉट माइनस डी आया, तो सिग्मा टी बराबर P/2a डी नॉट माइनस डी। इस तरह से हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिए, टेंसाइल स्ट्रेस जो कैलकुलेटेड होगा फॉर्क में उसकी वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर शियर फेल्योर ऑफ फॉर्क बिल्कुल सेम ही होगा, जैसे हम लोग आई, यहाँ पर आई का शियर फेल्योर निकाले थे, यहाँ पर आई का हम लोग शियर फेल्योर निकाले थे, तो इसमें हम लोग यहाँ पर विड्थ को बी माने थे। तो अब फॉर्क का अगर हम लोग लेते हैं तो फॉर्क में ये विड्थ को हम लोग ए माने हैं, ये मान लेते हैं कि अगर फॉर्क का आई है तो फॉर्क में 2 आई है, फॉर्क में कितना है, 2 आई है ना, 2 आई से मिलके बना हुआ है फॉर्क, तो उसका विड्थ को हम लोग ए माने हैं, बाकी डायमीटर तो मेरा सेम ही है, वही हमारा यहाँ से आउटर डायमीटर, उसका आउटर डायमीटर डी नॉट और इनर डायमीटर जो है उसका डी, है ना। तो हमको यहाँ से शियर एरिया जो बन रहा है ये एरिया, तो इसमें ये विड्थ तो हो जाएगा ए, और ये लेंथ जो है यहाँ पर ये एरिया का बन रहा है शियर,
तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा कि देखिए पूरा अगर हम लोग डी नॉट माइनस डी को घटाएंगे तो हमको ये यहाँ का ये थिकनेस प्लस ये थिकनेस आ जाएगा, यानी ये थिकनेस और ये थिकनेस हो रहा है। तो सीयर तो सिर्फ ये थिकनेस वाला ही मटेरियल का हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमको क्या निकल गया, यहाँ का ये चौड़ाई हो गया और ये ए है इसका लंबाई, तो ए से गुना कर दिए, तो ये एक तरफ का सीयर एरिया आ गया, है ना। लेकिन एक आई में डबल सीयर बन रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ नीचे में भी सीयर हो रहा है, जैसे कि एक सीयर यहाँ भी हो एरिया बनेगा और एक सीयर एरिया यहाँ भी बनेगा। तो एक आई में 2 सीयर एरिया बन रहा है, तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो ये एक आई का हमको सीयर एरिया निकल गया, है ना। लेकिन फॉर्क में तो 2 आई है, तो 2 आई है तो मतलब यही सीयर एरिया दूसरा, यही सीयर एरिया जो है वो दूसरा आई में भी होगा, तो टोटल सीयर एरिया में इसमें 2 से और गुना कर देंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, इसमें भी एरिया जो है 2a डी नॉट माइनस डी ही आएगा। तो सीयर एरिया भी हमको यही आया, तो सीयर एरिया ये है सीयर एरिया, तो यहाँ पर सीयर स्ट्रेस बराबर हो जाएगा जो लोड है वो बाय सीयर एरिया डी नॉट माइनस डी, यानी P बाय 2a डी नॉट माइनस डी। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर निकाले हैं कि जो सीयर फेल्योर ऑफ फॉर्क है उसमें सीयर एरिया हमको कितना आ गया 2a डी नॉट माइनस डी और टाउ बराबर P बाय 2a डी नॉट माइनस डी। तो ये सीयर फेल्योर ऑफ फॉर्क हो गया। अब जैसे है कि क्रशिंग की बात है फॉर्क में भी, तो इस तरह से फॉर्क के पास डबल आई है, दोनों ही आई पिन के ऊपर कंप्रेशन लगाएगा, तो पिन भी दोनों आई के ऊपर कंप्रेशन लगाएगा, तो क्रशिंग पिन का ही होता है, तो हम लोग पिन में ही यहाँ पर क्रशिंग पढ़ लेंगे, बस हो जाएगा, वही फॉर्मूला हम लोग फॉर्क में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दो मोड ऑफ फेल्योर फॉर्क का भी हम लोग निकाल लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है डिजाइन ऑफ नक्कल पिन, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर नक्कल पिन का डिजाइन करते हैं। तो नक्कल पिन जो है, अब देखिए ये अगर हम लोग यहाँ पर फिगर में चलते हैं, यहाँ पर फिगर में आते हैं, तो ये है हमारा नक्कल पिन ये, और ये है फॉर्क, ये है आई, इसका असेंबली हम लोग देखेंगे, तो ये है उसका असेंबली का फिगर, जिसमें हम देख रहे हैं कि आई और फॉर्क जो है इसके जो होल बना हुआ है उस होल से यहाँ पर क्या है पिन जो है वो गया हुआ है ना, और ये पिन जो है इन दोनों आई और फॉर्क के बीच का में ज्वाइंट करने का काम कर रहा है। तो अब क्या होगा, सबसे पहला फेल्योर इसका क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि जैसे इस रॉड को हम इधर खींच रहे हैं, इस रॉड को इधर हम लोग खींच रहे हैं, अंडर टेंशन में है, तो अगर अगर इसका फेल्योर होता है तो हो सकता है अगर पिन हमारा यहाँ से टूट जाए, ठीक है, यहाँ से टूट गया तब भी ज्वाइंट रहेगा, लेकिन जब फिर यहाँ से भी अगर टूट गया तो फिर ये हो जाएगा कि ये वाला जो आई है वो हमारा यहाँ से सेपरेट हो जाएगा, ये पूरा असेंबली से, ये पूरा जो असेंबली है उसमें अगर पिन जो है यहाँ से अगर ब्रेक करता है और पिन यहाँ से भी ब्रेक करता है जहां दोनों का जंक्शन पॉइंट है, तो फिर क्या होगा, पिन का जो ये हिस्सा है वो आई के अंदर रह जाएगा और बाकी जो टॉप का ये पार्ट और ये पार्ट जो है फॉर्क के अंदर रह जाएगा, और यहाँ पर ब्रेकेज के कारण ये पूरा ज्वाइंट जो है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, दोनों ही खुल जाएगा। तो ये जो फेल्योर है पिन का, जिसमें ये एरिया एक दूसरे के ऊपर सीयर करते हुए जा रहा है, मतलब पिन का ये पार्ट अपने इस पार्ट के ऊपर जो है क्या है, इस पार्ट का यहाँ सरफेस और इस पार्ट का जो सरफेस है ये दोनों ही क्या हो जाएगा, सीयर में होगा। तो इसीलिए पिन का जो फेल्योर मोड है पहला वो है सीयर फेल्योर ऑफ नक्कल पिन, नक्कल पिन का सीयर फेल्योर।
तो अब है कि शियर फेल्योर में यहाँ पर जब हम लोग ये ब्रेक करेगा, तो जब हम लोग यहाँ से व्यू करेंगे तो हमको एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। यहाँ पर एक क्या टूटा हुआ जो सेक्शन होगा इसका, वो हमको सर्कुलर दिखाई देगा। तो पिन के डायमीटर को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉल डी माने हैं। तो यहाँ पर शियर एरिया कितना हो जाएगा इसका, तो शियर एरिया इसका हो जाएगा π/4 d² हो जाएगा। ये हो जाएगा एक शियर एरिया का मान, यहाँ का एक शियर एरिया का मान हो गया π/4 d²। सिमिलरली जो है पिन यहाँ भी शियर कर रहा है, तो यहाँ पर भी शियर एरिया सेम ही होगा। मतलब यहाँ पर फिर प्लस में π/4 d², डबल शियर एरिया बन रहा है ना, एक शियर एरिया यहाँ पे और एक शियर एरिया यहाँ पे। तो डबल शियर बन रहा है, तो टोटल शियर एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा π/2 d²। तो इस तरह से पिन का शियर एरिया निकल गया। तो पिन में हम लोग शियर स्ट्रेस का मान निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा लोड बाय π/2 × d², है ना। यहाँ से अगर हम लोग डायमीटर ऑफ पिन निकालना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2p/π × टाउ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमको डायमीटर निकल जाएगा किसका, पिन का, है ना। तो एक फेल्योर इसका क्या हो गया, शियर फेल्योर हो गया। उसके बाद पिन में तो कहीं भी टेंशन तो है नहीं, ये पिन अंडर टेंशन में है नहीं। अगर पिन को हम लोग इस तरह से पुल करते, इधर पुल करते, तब ये टेंशन में आता। तो यहाँ तो वैसा कोई लोड है नहीं जो इसको इसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करे। तो ये हो गया। दूसरा चीज है कि इसमें क्रशिंग, है ना। जैसा कि हम बताएं कि क्रशिंग, तो हम लोग पढ़ते हैं कि या क्रशिंग यहाँ दो हो सकता है, या तो पिन आई इस आई के अंदर यहाँ पर क्रश कर जाए, यहाँ पर क्रश कर जाए, और या फिर जो है ये पिन, क्योंकि ये आई के अंदर यहाँ पर क्रश करेगा और फॉर्क के अंदर जो है ये यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में क्रश करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कंप्रेशन लग रहा है फॉर्क के द्वारा इस एरिया पर, है ना। यहाँ पर कॉम्प्रेसिव एक्शन है और इसमें आई के द्वारा जो है यहाँ पर कॉम्प्रेसिव एक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग दोनों में अलग अलग निकालते हैं। क्रशिंग फेल्योर जो है यहाँ पर हम लोग निकालते हैं क्रशिंग फेल्योर ऑफ पिन इन आई। हम लोग पहले आई में निकालते हैं, तो आई में तो इस एरिया में ये क्रश करेगा, तो यहाँ पर क्रशिंग एरिया क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर पिन जो है, यहाँ पर पिन और आई, इन दोनों का जो कांटेक्ट सरफेस है वो एक तरह का कर्व में है, क्योंकि पिन भी सिलेंडर शेप का है और आई भी यहाँ पर क्या है, सिलिंड्रिकल शेप का है, ठीक है। क्योंकि ये व्यू में ना हमको रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनल शेप कैसा है, पिन भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है और ये भी आई भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है। मतलब पिन और यहाँ पर आई के बीच का जो कांटेक्ट सरफेस है वो एक कर्व सरफेस है। तो हम लोग इंजीनियरिंग में जहां भी हम लोग अगर कर्व सरफेस का कांटेक्ट आता है और वहां पर हमको अगर एरिया निकालने की जरूरत पड़ती है, तो कर्व का तो एरिया ऐसे निकलेगा नहीं, तो उसका हम लोग एक प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। इसका हम लोग क्या लेते हैं, प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड मतलब यहाँ से फ्रंट व्यू हम लोग देखेंगे और फ्रंट व्यू में जैसा हमको एरिया दिखेगा वही उसका प्रोजेक्टेड एरिया कहलाएगा। तो इसमें जो प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा वो आपको रेक्टेंगल बनेगा। सिलेंडर का ऐसे भी प्रोजेक्टेड एरिया क्या बनता है, और उसका प्रोजेक्टेड एरिया बनता है क्या चीज, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में जो ये प्रोजेक्टेड एरिया बनेगा तो उसमें इसकी जो ये लंबाई है, यहाँ पर ये लंबाई जो है वो जितना इसका थिकनेस है ना, जितना इसका थिकनेस है वो इसका बी हम लोग माने हैं, इसका थिकनेस बी है और ये एरिया हमको बन रहा है, तो बी इसका थिकनेस है और ये इसका जो चौड़ाई बनेगा वो जितना होल का डायमीटर होगा उतना ही, या इसमें जो पिन का डायमीटर होगा उतना ही। तो ये डी के बराबर ही हमको क्या होगा,
क्योंकि इस पिन का प्रोजेक्टेड एरिया निकाल रहे हैं ना, तो पिन का जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो उसका लंबाई में उसका जो थिकनेस है, यानी कि जितना पार्ट वो आई के अंदर में है, तो आई के अंदर में हम लोग यहाँ से लंबाई को बी माने हैं, और ये जो चौड़ाई इसका बनेगा वो उसका डायमीटर ही होगा। तो बी इंटू डी, यही हमको क्या आ गया, क्रशिंग एरिया आ गया। तो यहाँ पर क्रशिंग एरिया जो हो जाएगा पिन का, क्रशिंग एरिया ऑफ पिन, वो हमारा हो जाएगा बी इंटू डी। तो बी इंटू डी आ गया। एक ही सरफेस इसमें क्रशिंग में है तो सिर्फ बी इंटू डी ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्रशिंग स्ट्रेस जो हो जाएगा वो लोड बाय क्रशिंग एरिया बी इंटू डी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या निकाल लिए कि क्रशिंग ऑफ पिन इन आई में। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि क्रशिंग ऑफ पिन इन फॉर्क। अब हम लोग फॉर्क में हम लोग क्रशिंग निकालते हैं कि पिन फॉर्क में भी क्रशिंग कर सकता है, या तो आई में कट जाएगा तब भी फेल है, या फिर फॉर्क में कट जाएगा तो भी फेल है। तो जैसे फॉर्क में जो ये एरिया है, ये एरिया, इस एरिया में जो है अंडर कॉम्प्रेशन होगा पिन और फॉर्क के आई के बीच में। सिमिलरली फॉर्क में डबल आई है तो नीचे वाला भी जो ये एरिया है, ये इसमें भी इस सरफेस पर पिन और इस फॉर्क के आई के द्वारा जो है यहाँ पर क्या होगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स लगेगा। तो जहां कॉम्प्रेसिव फोर्स लगता है वहीं पर क्रशिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए कि दो एरिया, एक एरिया यहाँ है, एक एरिया यहाँ है। तो यहाँ का भी अब सेम है कि यहाँ भी फॉर्क का आई जो है ये भी एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो इसका भी कर्व सरफेस है, और पिन भी क्या है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो ये भी कर्व सरफेस है। तो यहाँ पर जो पिन और फॉर्क का आई है, इन दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट सरफेस है वो कैसा है, कर्व है। तो कर्व है तो यहाँ पर भी हमको क्या निकालना होगा, प्रोजेक्टेड एरिया निकालना होगा। तो यहाँ भी हम लोग इधर से अगर हम लोग व्यू करेंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया, तो यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया हमको रेक्टेंगल ही बनेगा, क्योंकि सिलिंड्रिकल सरफेस का, सिलिंड्रिकल बॉडी का प्रोजेक्टेड एरिया रेक्टेंगल ही होता है। इसमें बस अंतर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर विड्थ जो है, ये थिकनेस वो हमारा ए के बराबर है, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर जो इसका चौड़ाई है वो उसका होल मतलब पिन का जो डाया होगा वही उसके बराबर ही हमको क्या होगा, दिखाई देगा, है ना। तो ये डी हो गया और ये ए हो गया। तो यहाँ पर इस यहाँ का एरिया, क्रशिंग एरिया ए इंटू डी। सिमिलरली यहाँ का भी क्रशिंग एरिया उतना ही होगा, ए इंटू डी। तो टोटल यहाँ पर क्रशिंग एरिया जो है वो, टोटल क्रशिंग एरिया यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्रशिंग एरिया जो होगा फॉर्क के अंदर में वो ए इंटू डी प्लस ए इंटू डी, यानी दो एरिया है ना, तो ये हो जाएगा 2a इंटू डी। तो क्रशिंग एरिया निकल गया, तो यहाँ से सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेंथ का मान हम लोग निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा लोड बाय 2a इंटू डी। तो ये हमको क्या निकल गया, क्रशिंग फेल्योर ऑफ पिन इन फॉर्क। फॉर्क में पिन का क्रशिंग फेल्योर का फॉर्मूला यही हो गया। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, इन दोनों ही फॉर्मूला को हम लोग जो है अगर चाहेंगे, अगर आई का चेक करना है क्रशिंग, तो आई का भी क्रशिंग के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर फॉर्क का क्रशिंग हमको निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमको कहीं एक जगह यूज करना है, या तो पिन में हम चेक कर लिए तो आई में चेक करने की जरूरत नहीं है, आई फॉर्क में चेक कर लिए तो पिन में करने की जरूरत नहीं है, सेम ही फॉर्मूला दोनों का होगा। इस तरह से पिन का क्रशिंग फेल्योर हो गया, है ना। उसके बाद पिन का एक और फेल्योर होता है, वो है बेंडिंग फेल्योर। जैसे कि हम लोग क्वार्टर में भी पढ़े थे बेंडिंग फेल्योर ऑफ क्वार्टर के बारे में, तो वहां भी हम बताए थे कि अगर क्वार्टर जो है लूजली फिट होगा
अपने सॉकेट और स्पिगॉट के अंडर में, तो फिर वो बेंडिंग का केस वहां पर आ जाएगा, मतलब क्वार्टर वहां बेंड कर सकता है। तो वहां क्वार्टर में बेंडिंग उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर जो क्वार्टर होता है वो जनरली टाइट फिट ही रहता है, और हम उसका जॉइंट में भी टाइट फिटिंग ही करते हैं। लेकिन जो नक्कल ज्वाइंट होता है, नक्कल ज्वाइंट में मोस्टली जो नक्कल पिन जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पर लूजली फिट ही होता है, ठीक है। यानी कि ये नक्कल पिन जो है वो आई और फॉर्क के बीच का जो ज्वाइंट करती है उसमें ये पूरा टाइट नहीं रहता है, क्योंकि ये बाय वेज एक्शन से इसको ज्वाइंट नहीं करता है। ये सिंपली अपना पिन का जो स्ट्रेंथ है, उसका शियर स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, उसके आधार पर ये ज्वाइंट करता है दोनों को। तो पिन जनरली इसमें लूज फिट ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्वार्टर ज्वाइंट में हम बेंडिंग फेल्योर निकालें या ना निकालें बहुत हम गलत नहीं होगा, लेकिन नक्कल पिन में हमको बेंडिंग फेल्योर जरूर हमको कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है ये पिन जो होता है वो लूज फिट होता है। अगर लूज फिट होगा तो फिर ये पिन पिन जो है हो सकता है कि ये हमारा ऐसे बेंड कर जाए, ठीक है। तो अगर ये बेंड कर गया तो भी ये क्या माना जाएगा, फेल्योर माना जाएगा। तो हम अब क्या करते हैं कि पिन का बेंडिंग फेल्योर निकालते हैं, ठीक है। तो पिन का जो थर्ड फेल्योर है वो है बेंडिंग फेल्योर, बेंडिंग फेल्योर ऑफ नक्कल पिन, नक्कल पिन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक पिन का फिगर बनाते हैं। ये हो गया, एक पिन हो गया, है ना, ये एक पिन हो गया, है ना। तो पिन का कुछ पार्ट जो है यहाँ से हम लोग मानते हैं कि ये पार्ट जो है फॉर्क के आई के अंदर है, एक बीच वाला पार्ट जो है आई के अंदर है, और फिर इधर साइड वाला पार्ट जो है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है वो फॉर्क के अंदर, फॉर्क में डबल आई है, तो ये पिन का ये हिस्सा, ठीक है। और यहाँ एक चीज गलत हो गया, इसको हम मिटाते हैं। जनरली हेड से कनेक्टेड होता है, जैसा कि मतलब हेड जो होता है वो फॉर्क फॉर्क में पूरी तरह से क्या होता है, सटा हुआ रहता है ना। इसको फिर से फिगर बनाते हैं। ये हो गया पिन का, ये पिन का हो गया। तो ये हेड जो होता है वो फॉर्क में बिल्कुल सटा हुआ रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर एक एक लेंथ लंबाई यहाँ हो गया। दूसरा जो है हम लोग ये हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। इतना हिस्सा फॉर्क के अंदर है पिन का। उसके बाद जो है यहाँ पर ये हिस्सा हो गया, जहाँ पर ये हिस्सा जो है वो आई के अंदर है, और फिर इधर वाला जो है सर्टेन पार्ट जो है वो फिर से फॉर्क के अंदर है, ठीक है। जो पार्ट फॉर्क के अंदर है, जो पार्ट फॉर्क के अंदर है, इस डिस्टेंस को हम लोग मानते हैं ये है क्या, इसको एज्यूम किए थे ए, ये ए था। और ये जो पार्ट जितना अंदर में है ये है बी, और ये पार्ट जो है वापस है ए, है ना। यानी कि ए विड्थ है फॉर्क में, और यहाँ पर बी पार्ट है, बी विड्थ है किसके अंदर में, तो आई के अंदर में। तो हम लोग यहाँ पर लोड का जो एजम्पशंस है, जैसा क्वार्टर में हम लोग लिए थे कि जो आई के अंदर में है, यहाँ पर जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यहाँ पर टोटल मैग्नीट्यूड पी है लोड का, तो ये लोड जो है टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जो अब पिन का जो हिस्सा जो है फॉर्क के अंदर में है यहाँ पर, वो उसमें यूवीएल, यूवीएल यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, जिसमें ट्रायंगुलर वेरिएशन होता है, यानी कि इसके जस्ट नियर पॉइंट पर जो लोड है वो सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे कमते कमते जो है
इंड पॉइंट पर इसका 0 होगा। तो यहाँ पर जो है ये यूवीएल की तरह काम करता है और दोनों का ही ओवरऑल मैग्नीट्यूड, इसका भी p/2 होगा, इसका भी p/2 होगा। तो यहाँ पर हमको एक और फिगर बनाने की जरूरत होगी, है ना। यहाँ पर हम लोग को, तो यहाँ पर अब क्या है कि ये इसका पिन का मिडिल सेक्शन है, ठीक है। तो बेंडिंग जो मैक्सिमम होगा वो मिड पॉइंट पे ही होगा। यहाँ पर बेंडिंग होगा तो हम लोग यहाँ पर एक सेक्शन मान के बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर टोटल लोड जो है वो P है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको हम लोग दोनों आधा आधा सेक्शन में कर देते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा p/2 इधर हो जाएगा और इधर p/2 जो है इधर हो जाएगा, है ना। उसके बाद अगर ये टोटल मैग्नीट्यूड यूवीएल का पता है, टोटल मैग्नीट्यूड कितना है, p/2 है। तो ये कहाँ लगेगा, देखिए ये p/2 अपने CG पे लगेगा, मतलब जितना ये दूरी है उसका मिड पॉइंट पे ही ये p/2 होगा, क्योंकि यूडीएल है यहाँ पर, और ये भी पूरा डिस्टेंस जितना है उसका मिड पॉइंट पर ये लगेगा, है ना, क्योंकि CG इसका यहीं पे है, ठीक है। लेकिन इस ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में जो CG होता है वो यहाँ से आपको 1/3 डिस्टेंस पे होता है, और इधर से अगर हम लोग यहाँ मापेंगे तो ये 2/3 पे होता है, इधर से 1/3 पे होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर यहाँ से इसको हम लोग पॉइंट लोड पे अगर हम लोग रिप्लेस करें तो यहाँ पर p/2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और इसका जो पॉइंट ऑफ एक्टिंग होगा वो इसका CG पे होगा। तो इसका CG यहाँ से 1/3 डिस्टेंस पे होगा। सिमिलरली इधर भी क्या होगा, p/2 मैग्नीट्यूड है, पॉइंट लोड से अगर हम इसको रिप्लेस करें तो इसका CG पॉइंट जो हो जाएगा यहाँ से उसका 1/3 डिस्टेंस पे होगा। तो इस डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x, और इसको मान लेते हैं हम लोग z, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं z, है ना। और ये डिस्टेंस तो a है, तो जैसे x बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी है a, ठीक है। तो a है यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a/3, मतलब पूरा डिस्टेंस का अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग x की डिस्टेंस है तो इसका वैल्यू कितना होगा, a/3। सिमिलरली ये पूरा डिस्टेंस है b, है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो b/2 हो जाएगा, और b/2 का भी यहाँ से के यहाँ तक क्या हो गया, आधा हो गया। तो z बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, b/4 हो जाएगा। यहाँ पर z बराबर क्या हो जाएगा, b/4, ये यहाँ से यहाँ तक b/2, और फिर इसका भी ये आधा हो गया, तो b/4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, यानी बेंडिंग मोमेंट एट मिड पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सेक्शन लेते हैं, तो इस सेक्शन के इधर लेफ्ट साइड में दो लोड दिख रहा है, एक p/2 जो इधर से क्लॉकवाइज आएगा और इधर से p/2 जो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो हम लोग यहाँ से लेते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट p/2 है, तो p/2 हो गया डिस्टेंस, तो इस पॉइंट से लेकर के और मिडिल पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस है b/2, और यहाँ से है x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b/2 अब प्लस x हो जाएगा ये दूरी, मतलब इस पॉइंट से मिडिल सेक्शन तक का दूरी यहाँ से यहाँ तक है b/2, और यहाँ से यहाँ तक है x, तो b/2 प्लस x। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव लेते हैं, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको निगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैग्नीट्यूड है लोड का p/2, तो ये यहाँ से कितना दूरी पर है, मिड सेक्शन से z डिस्टेंस पे है, तो इसको हम लोग यहाँ से z ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमको बेंडिंग मोमेंट p/2 इंटू b/2, x का मान हम लोग a/3 निकाले हैं, माइनस p/2, और z का मान हम लोग b/4 निकाले हैं। तो यहाँ से p/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर b/2 और b/2 में से b/4 को घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b/4 प्लस a/3, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट इस तरह से हमको निकल गया। तो बेंडिंग स्ट्रेस बराबर होता है my/i, तो
आई वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की दूरी। तो इसका न्यूट्रल एक्सिस जो है तो इसके यहाँ से पास करेगा, तो इसका टॉप फाइबर की दूरी कितना हो जाएगा, जो इसका टोटल डायमीटर अगर डी है तो यहाँ से यहाँ तक का y जो हो जाएगा, ये y बराबर कितना हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। अगर हम लोग I निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये एक सर्कुलर सेक्शन है, तो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई डी के पावर 4 इंटू 64, पाई/64 इंटू डी के पावर 4। तो अब यहाँ से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस की मान निकाले, तो बेंडिंग स्ट्रेस My/I होता है, तो ये हो जाएगा P/2 इंटू B/4 प्लस A/3, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट। और My हो गया यहाँ पर D/2, और I यहाँ पर My/I है, तो I बराबर हो जाएगा पाई/64 और इंटू डी के पावर 4। ठीक है, इसको फर्दर हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से हमको बेंडिंग स्ट्रेस का जो मान है वो हमको आ जाएगा 16P/πdq और इंटू B/4 प्लस A/3। ये हमको किसका मान आ गया, कैलकुलेटेड बेंडिंग स्ट्रेस का मान आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस का मान निकाल लेंगे और इससे हम लोग चेक कर लेंगे कि क्या ये अंडर लिमिट में है या नहीं, या फिर हम लोग इसमें बेंडिंग स्ट्रेस के लिमिटिंग वैल्यू को पुट करके हम लोग डायमीटर ऑफ पिन का वैल्यू निकाल लेंगे। और जो मतलब डायमीटर ऑफ पिन शियर से भी निकालेंगे, क्रशिंग से भी निकालेंगे और बेंडिंग से भी निकालेंगे। अगर तीनों में सेटिस्फाई कर दे रहा है या फिर तीनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगा वही हम लोग डिजाइन के लिए कंसीडर करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग नक्कल पिन का शियर फेल्योर, क्रशिंग फेल्योर और साथ ही उसका बेंडिंग फेल्योर जो है उसको हम लोग निकाले हैं। तो ध्यान रखेंगे नक्कल ज्वाइंट में बेंडिंग फेल्योर को जरूर हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये मोस्टली ये लूजेज फिटिंग होता है और बेंडिंग का चांस इसमें है। ठीक है, तो इसीलिए हम बेंडिंग फेल्योर से भी इसको चेक करके और इसको सेफ लिमिट में हम लोग डायमेंशन दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नक्कल ज्वाइंट में हम लोग उसका चारों पार्ट, रॉड का डिजाइन, आई का डिजाइन, फॉर्क का डिजाइन और नक्कल पिन का डिजाइन जो है वो हम लोग पढ़ लिए।